आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ अभिनव डांगवाल जी हैं, जो एक यूथ हैं और उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो हमसे वो चर्चा करना चाहते हैं। वो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर में भारत के युवा क्या करें, कैसे भारत को मजबूत बनाया जाए, कैसे भारत विश्व गुरु बन सकता है, कैसे भारत अमेरिका की तरह दुनिया पर कैसे राज कर सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पे मैं आज पुनः चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे अभिनव जी का कुछ सॉलिड प्रश्न है, जो उनका जवाब देने के बाद हम आपसे रूबरू होंगे और आपको चर्चा में हम आपको शामिल करना चाहते हैं कि आपका क्या राय है भारत को मजबूत और मेक अ सुपर पावर ऑफ इंडिया बनाने के लिए। तो अभिनव जी, क्या है आपके प्रश्न? सबसे पहला मेरा यही प्रश्न है कि हिंदुस्तान क्या इस दुनिया में अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है चाइना के अलावा, या चाइना को पीछे छोड़ के? अगर बन सकता है तो कैसे, किस तरीके से, और क्या क्या अड़चनें अभी करंटली आ रही है जो हमको बनने में रोक रही है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन सकता है। भारत के पास वो प्रतिभा है, भारत के पास एक यूथ का कह लीजिए कि प्रॉपर हमारे देश में ज़्यादातर यूथ लोगों की संख्या है। वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, वेल टेक्निकल हैं, वेल स्किल्ड हैं। और मुझे लगता है कि भारत पूरा विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब के दुनिया में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। दूसरा, भारत का यूथ अगर चाहे तो अपने विजन को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके भारत को मेक अ सुपर पावर बनाने के लिए हर एक यूथ का उसमें भागीदारी होगा, तभी भारत मेक अ सुपर पावर ऑफ इंडिया बनेगा। आज अमेरिका 30 ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमिकल व्यवस्था है और भारत का 4 पॉइंट समथिंग है। भारत कहाँ और अमेरिका कहाँ? और किसी भी राष्ट्र का इकोनॉमिकल जो स्टेटस कह लीजिए, चाहे इकोनॉमिकल जो उनका व्यवस्था है, वह यूथ पे ही डिपेंडेंसी है। जब तक नई नई कंपनियां नहीं खुलेगी, जब तक यूथ अपना स्टार्टअप नहीं खोलेगा, जब तक यूथ अपना स्टार्टअप खोल करके अपने विजन को नहीं बेचेगा, तब तक सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। और जब सरकार को अच्छी अच्छी कंपनियां जब स्टेबल होंगी, उनका ट्रेड बढ़ेगा, तो भारत मजबूत इकोनॉमिकल स्थिति में बहुत मजबूत बनेगा। और दुनिया पे तभी आप राज कर सकते हैं जब आप स्वयं मजबूत हो। आज अमेरिका इसी स्थिति पे है कि वो दुनिया पे अर्थ इकोनॉमिकल से लेकर के, टेक्निकल से लेकर के, सैन्य शक्तियों से लेकर के, हथियारों से लेकर के, हर एक प्रकार से वो डेवलप है। तो मैं यही चाहता हूं कि भारत में भी जितने भी टेक्निकली एडवांस वेपन हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, चाहे ऑटोमोबाइल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, हर एक सेक्शंस में भारत जब तक अपनी मजबूती से
दावेदारी नहीं पेश करेगा। और भारत ही नहीं, भारत के युवा जब तक मजबूती से अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी कंपनियां नहीं खोलेंगे, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है, तब तक भारत मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। इसलिए मेरा निवेदन है हर एक यूथ से कि आप अपने आइडियाज को एक कंपनी का रूप दीजिए, एक स्टार्टअप का रूप दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग हब खुद आप लगाइए। मूर्ख लोग क्या करते हैं, इंडिया में मूर्ख लोग क्या करते हैं, सुन लेना ध्यान से, कि एप्पल का फोन चाहिए, गूगल चाहिए, यूट्यूब चाहिए, ट्विटर चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए। सारा अमेरिका का तो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, इंडिया का क्या इस्तेमाल करते हैं? आप इंडिया के लोगों को बस शेयर, कमेंट और अपना स्टेटस कि हमारे फेसबुक पे इतने लाइक आ गए। अरे गेम तो असली खेल अमेरिका कर रहा है, हम इंडियंस क्या कर रहे हैं? आज अमेरिका की अपनी बादशाहत है कि वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, और हम फेसबुक में हमारे लाइक कितने आए हैं और यूट्यूब पे हमारे कमेंट कितने आए हैं, यह खेल रहे हैं। आप सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं तो आप अपने देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, अपने इंडिया के मैन्युफैक्चरर को आगे बढ़ाइए। लाइक अगर इंडिया में एक कोई छोटा सा प्रोडक्ट बनाने वाला बंदा है, 10 प्रोडक्ट बनाता है, और यहां से कुछ जाहिल जो पैसे वाले हैं चाइना को बैग भरकर रुपया जमा करके आ जाएंगे, और उसका प्रोडक्ट आएगा 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आएगा उसका प्रोडक्ट। एक बैग रुपया लेकर भरते हैं लोग, तो उनका कंटेनर 3 महीने बाद आएगा। मगर वह जाहिल लोग क्या करते हैं कि इंडिया को रुपया चाइना में भर देते हैं, मगर वह जाहिल लोग का पहचान क्या है कि वह इंडियन मैन्युफैक्चरर को 5 पीस का ऑर्डर नहीं देंगे कि भैया लो ये 5 नहीं 50 पीस बना दो और मेरे को देते रहना। वो नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे, उनकी वो मोनोपोली है। आई एम ऑल्सो मैन्युफैक्चरर। हमें आज तक किसी इंडियंस ने नहीं बोला कि मिस्टर गुप्ता ये आपके 500 प्रोडक्ट हैं, आप 500 पीस ये बना के रख दीजिए, हम आपका प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई नहीं मिला। तो भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा दुनिया में? इसकी पहलू बता रहा हूं आपको। किसी भी सेक्टर में जब तक हम और आप इंडियन मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक इंडियन मैन्युफैक्चरर वेल डेवलप नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर का क्यों ना हो। एक छोटा सुई वाले से लेकर के हाथी, सुई वाले से लेकर के हमारे भाषा में बोलते हैं सुई से लेकर हाथी तक नहीं, सुई से लेकर के मर्सिडीज बनाने वाला इंडियन होना चाहिए। सुई से लेकर के मर्सिडीज बनाने वाला इंडियन होना चाहिए, और उसका सपोर्ट हर एक इंडियंस को करना होगा कि भाई मेरे पास, मैं बाहर के लोगों से नहीं माल मंगाऊंगा, तू 500 प्रोडक्ट ये मेरे लिए बना, इसका एडवांस ये पकड़, मेरे पास कस्टम वैल्यू के लिए काम कर। फिर देखिए उस मैन्युफैक्चरर का दिन रात चौगनी कैसे तरक्की करता है, और पूरा विश्व में वो माल आपका बेचेगा। तब जाकर के इंडिया विश्वगुरु बनेगा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आज तक
हम इंडियंस की एक सबसे बड़ी खासियत है कि बकचोदी में नंबर 1 है, बकचोदी में नंबर 1 है। भाई जितने भी ज्ञान देते हैं ना ये नेता लोग, मैं खुल करके बोलता हूं, सब दो मुंहे हैं। किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी के पास अमेरिका का सारा प्रोडक्ट है। अरे उनको यह चाहिए कि पहले वह इंडियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, ताकि हमारे को जो आइकन मानते हैं लोग, वह देखकर इम्प्रेस हो कि हाँ हमारे इतने सक्सेस पर्सन हैं, वह जब इंडियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हम क्यों ना करें। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाइना से प्रोडक्ट मंगाते हैं और धड़ल्ले से बेचते हैं। एक उद्योगपति का नाम बता दीजिए जो इंडियंस लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा मन करते हैं। जितने लेबर क्लास के लोग हैं, जितने लेबर क्लास के लोग हैं, वो असल में असली देशभक्त वह है जो इंडियन प्रोडक्ट बनाते हैं। छोटी छोटी फैक्ट्री लगा करके, किरायों पे जगह लेकर के हजारों कंपनियां चल रही हैं, छोटी छोटी, जिसको किसी का सपोर्ट नहीं मिलती है। उसको जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको स्किल्ड नहीं करेंगे, उसको बेहतर सुविधा नहीं देंगे, उसको बेहतर से बेहतर ऑर्डर्स नहीं देंगे, तो कैसे हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। आप सबको और हमें इस बात पे गौर से सोचने की आवश्यकता है। मेरा एक ही बात है, गौर से सोचने की जरूरत है। जो व्यक्ति जो बनाता हो और आप जो बेचते हैं, जैसे एक धागा बनाने वाला कंपनी है, चाइना से धागा ना खरीद करके जो इंडियन धागा बनाने वाला, उससे धागा ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में परचेज करिए, फिर आप सेल करिए। एक बुक्स बनाने वाला है, फ्लावर बनाने वाला है, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम बनाने वाला है, चाइना से ना लेकर के अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से लीजिए और उसको बेचिए। उस पे पैसे लगाइए ना, 10 लाख 5 लाख 4 लाख जो भी भेजिए, उसको भेज दीजिए कि भाई ये 500 प्रोडक्ट बना दे तू मेरा, और 3 महीने पहले बना के रख लीजिए ताकि आपका सीजन आए फिर वो प्रोडक्ट बेच लीजिए। कोई नहीं ऐसा करता। चाइना में जाएंगे, 3 महीना वेटिंग में पैसे फेंक कर आएंगे, मगर इंडियन मैन्युफैक्चरर को कोई नहीं देता है। उसकी कमियां ढूंढते हैं लोग। 1 पीस का ऑर्डर देते हैं, 2 पीस का ऑर्डर देते हैं, फिर ये फिनिशिंग नहीं है, चाइना जैसा नहीं है, उसके जैसा नहीं है। अरे भाई मूर्ख, तुझे ये देखना चाहिए कि एक चाइना फैक्ट्री लगाने में उसको पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एक मैन्युफैक्चरर को कौन सपोर्ट करता है? तू सपोर्ट करता है? कभी नहीं करता है। 10 लाख रुपया दिया, 20 लाख रुपया दिया, 500 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया तूने ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस करे, बेहतर वर्कआउट करे उस पर। 1 नहीं 2 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार बनाएगा, 6ठे बार में उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सिर्फ एक प्रोडक्ट पे कौन करता है ऐसा? जितने चाइना से सामान लाने वाले हैं, मेरा चले ना, मेरा चले तो उनकी दुकान बंद कर दें हम, मगर मजबूरी है कि वह लोग इंडियन व्यापार को खत्म कर रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर को खत्म कर रहे हैं, और हम लोग क्या तमाशा देख रहे हैं कि चाइनीज पीस अच्छा है, इंडियन पीस खराब है। अरे एक पीस आप बनाएंगे, आप उसको कितना बार अच्छी तरीके से बनाएंगे, फिर भी आप 70% 80% अटेम्प्ट कर पाएंगे। कॉपी करने में एक बार में कोई 80% से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। जब तक उस प्रोडक्ट को 4 से 5 बार बनाया जाएगा तब वो प्रोडक्ट बेहतर बनता है। उसमें जो भी छोटी छोटी कमियां उसको पूरा होती है, फिर कमियां पूरा हो जाती है, फिर आप 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट एक सिंगल ऑर्डर में बनवाइए और बेचिए आप। फिर देखते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर क्यों ना बेहतर है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरा किसी पे तंज नहीं है, मेरे पे किसी का कुवाक्य नहीं है, मेरा एक इमोशंस है कि हमारा देश में जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो हमारे देश के युवाओं को नौकरी मिलेगा, उनको अपना विजन मिलेगा, फिर वो स्किल्ड होकर के अपनी कारखाना अपनी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। सही है? तो इसीलिए मैं कहूँगा
कि शुरुआत छोटे से होनी चाहिए। शुरुआत छोटे से होनी चाहिए। 20 लाख करोड़ का तो पैकेज मिल गया, मगर कौन सा एक छोटा व्यापारी है जिसको 1 लाख मिल गया बिना डॉक्यूमेंट का? नहीं मिला। दूसरा प्रश्न आपके क्या है? हिंदुस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है या एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो आउटडेटेड है? अगर आउटडेटेड है तो क्यों आउटडेटेड है, किस तरीके से आउटडेटेड है, और आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो उसको आज के टाइम पे मैच कराने के लिए? देखिए, हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे ज़्यादा अनडेवलप्ड जो एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है। और जो महानगर हैं, प्रदेश की राजधानियाँ हैं, वहाँ पे शिक्षा को एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जापान है, एक छोटा सा देश जो मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा होगा। आई थिंक यूपी का 3-4 टुकड़ा हो जाएगा उसमें, सही है। एथलेटिक्स से लेकर के, इनोवेशन से लेकर के, जापान के आसपास में भारत कहीं भी नहीं भटकता है, कहीं आसपास में नहीं है। जब एक छोटा सा कंट्री इनोवेशंस को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के इतना वेल मैनेजमेंट है, वेल क्वालिफाइड है, तो आखिर में हमारा देश क्यों नहीं क्वालिफाइड हो रहा है? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं क्वालिफाइड हो रहा है? मैं बताता हूं, मेरी बात को अन्यथा ना लेना कोई भी। ये मूर्ख नेता जितने भी हैं ना, जितने भी मूर्ख नेता हैं, वो चाहते हैं कि इस देश में अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा रहे, ताकि हमारी रैलियों में भीड़ लगे, 200 रुपये में खाने पे लोग आए। जो हम दुनिया का सबसे बड़ा गधा उसको समझता हूं, जो आदमी किसी नेता की रैली में उसकी भाषण सुनने के लिए अपना कारोबार छोड़ करके उसका भाषण सुनने जाता है, ना जाए। मैं कभी भी नहीं कहूंगा किसी नेता का भाषण सुनने कोई जाए। एक टाइमिंग रख दीजिए ना, शाम को कि 7 से 8 बजे तक देश की जो मुख्य मुद्दा है उस पर न्यूज़ चैनल डिबेट नहीं, 4 बेवकूफ़ लोगों को बैठा करके डिबेट नहीं उसको बोलते हैं, उसको पागलपंथी बोलते हैं। एक एंकर पहले ना विविध भारती होता था, रेडियो पे विविध भारती होता था, उस पे प्रॉपर प्रेजेंटेशंस के तौर पर प्रॉपर वो बुलेटिन्स सुनाती थी और प्रॉपर न्यूज़ मिलता था कि देश फला व्यक्ति ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, और इंडियन पॉलिटिशियन ने क्या कहा, सबको न्यूज़ मिल जाती है। देश की जो मीडिया है वो मसाला चटनी पूरा दिन एक न्यूज़ को 50 बार रिपीट एंड रिपीट। उनकी तो अगर कोई सामने वाला इंडियंस मीडिया का ना 4 दिन लगातार न्यूज़ देख लो, वो पागल के मतलब हो जाता, मतलब वो मेंटली प्रेशर में आ जाता है, मेंटली प्रेशर्स में आ जाता है। कभी भी एक राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है। मीडिया उस मुद्दे पे बात नहीं करेगी जो मुद्दा लोगों से रिलेट करता हो, एग्जाम्पल कि दिल्ली में पानी टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिल्ली में बिजली टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही, क्या आ रही है, दिल्ली में यमुना की सफाई हुआ,
यूपी में एजुकेशन सिस्टम क्या है, बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बच्चों के स्कूल रूम में क्या हो रहा है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, ग्रामीण जगहों पर जो गवर्नमेंट से अच्छी स्कीम्स जा रही हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये मीडिया का कर्तव्य होना चाहिए। मीडिया का कर्तव्य होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो है ना, किसी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है मेरे हिसाब से। जब तक बंदा एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो कोई भी कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। जैसे मानता हूं इस देश में 50 करोड़ यूथ हैं, उदाहरण के तौर पर 50 करोड़ यूथ हैं, 50 करोड़ यूथ एजुकेशन लिए, पढ़ाई किए, सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। यूथ अगर प्रॉपर तरीके से एजुकेट होगा तो वो छोटा सा धंधा भी करेगा ना तो सिस्टमेटिक तरीके से करेगा, सिस्टमेटिक तरीके से करेगा। चाहे वो छोटा चाय की दुकान क्यों ना हो, एक पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री क्यों ना हो, एक छोटी सी शॉप क्यों ना हो, एजुकेटेड होगा तो वो अपने बिजनेस को प्रॉपर सेट करने की कोशिश करेगा। और आज की डेट में यूपीएससी एक बहुत बड़ी जॉब मानी जाती है इंडिया में। राजेंद्र नगर में जाइए, यूपीएससी के बच्चे जो ना अपने आप को एक बार यूपीएससी का पेपर दे दें, वो अपने आप को अघोषित आईएएस अधिकारी बन गए। सबको पता है 1% से नीचे का भी रिजल्ट होता है, 1% से नीचे का रिजल्ट होता है। 99 जो भी है 99.5 कर लीजिए, 99 पॉइंट समथिंग कर लीजिए, उतने लोग तो बेकार होंगे। फिर उनको पूरी जिंदगी जस्टिफिकेशन में देने के लिए मैं तो आईएएस की तैयारी करते रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से, पूरी जिंदगी जस्टिफिकेशन देने में लगा देंगे कि मैं तो आईएएस बनने ही वाला था। फिर उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। मेंटली प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती कि मैं 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। हजारों नहीं लाखों लोगों को जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। भाई आपको पता है कि रिजल्ट की श्रेणी क्या थी, रिजल्ट का आउटपुट क्या था, व्यवस्था क्या था। आप आईएएस नहीं बने वो आपकी किस्मत कह लीजिए, चाहे आपकी इंटेलिजेंस, चाहे आपकी इंटेलिजेंसी कह लीजिए, चाहे आप उस काबिल नहीं थे, नहीं बन पाए, उसको स्वीकार करिए, उसी टाइम स्वीकार करिए और आप तुरंत आपकी जिस चीज में दिलचस्पी था, इंटरेस्ट था, उस फोकस पे लग जाइए कि मुझे आईएएस नहीं बनना लिखा था, मुझे ये चीज करना चाहिए और इसके माध्यम से हमें देश सेवा करना चाहिए। चाहे बिजनेस में आइए, चाहे एजुकेशन सिस्टम में आइए, चाहे जहां पे भी जाइए, ताकि आप देश सेवा के लिए अपना कर्तव्य को निर्वाहन करिए। इस देश को अपना 110% दीजिए, इनोवेशंस करिए, किसी चीज पे रिसर्च करके डेवलप करके आपने जैसे भी हो इस देश को आगे ले जाने का काम करिए। एजुकेशन पे ही सारी बातें हो रही है। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम की पद्धति और इतना ज्यादा फीस, प्राइवेटाइजेशंस, इन सभी चीजों पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना चाहिए।
टेक्निकल स्किल्ड से लेकर के बच्चों की इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उस बच्चे को प्रमोट करते जाइए। मान लीजिए मेरा बच्चा है, मेरा सपना है कि मेरा बेटा आईएएस बने, डॉक्टर्स बने, और उसका इंटरेस्ट साइंटिस्ट बनने में है, मैं ज़बरदस्ती करूं तो वो भी समझदारी नहीं है। बच्चे का स्किल्ड समझिए कि बच्चा क्या समझना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, उसकी बिजनेस करना चाहता है, क्या करना चाहता है, उस कहाँ पे उसकी कैलकुलेटेड आइडियाज़ हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चों को एथलेटिक्स का प्रमोशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इनोवेशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वही पुरानी घिसी पिटी पद्धति पे वर्क नहीं करना चाहिए। डेवलप होना पड़ेगा, मॉडर्न्स बनना पड़ेगा। बच्चों के माइंड्स में ये होना चाहिए कि आप क्वालिफाइड हैं, मगर आप किसी वजह से नहीं हो गए तो आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम होता है। प्रॉफिट कहीं से भी आ रही है, छोटा काम हो या बड़ा हो, उस प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए। व्यापार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर किसी का पेपर का बिजनेस हो, पेपर 1 रुपये के मिलते हैं, अगर उसका बिजनेस अच्छा चल जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करेगा तो उसके पास हाउ टू मैनी कैलकुलेटेड मनी। आज अमेरिका क्या किया, उसके पास क्या चीजें हैं, कुछ भी विशेष नहीं है। वह इसी तरह से बना करके वर्क करता है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहा हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने घिसे पिटे रगड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप लोग अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेट करिए और उनको बेहतर से बेहतर आइडियाज़। आपका बच्चा कहता हो कि पापा मुझे बिजनेस करना है, तो उसका पैसा, अपना पैसा बिजनेस में लगाइए। पापा मुझे इस सेक्टर में जाना है, फिर उसको समझिए, बुझिए, फिर उसको स्किल्ड करिए उसी सेक्टर में, उसको डेवलप करके उसको आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि आपका बच्चा हो गया, आपके पास लाखों रुपया पड़ा है और आपका बच्चा 10,000 की नौकरी जाके करे, वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम MA BA पास कर लिए तो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन का ये मतलब नहीं है। आपका बच्चा क्वालिफाइड हो, जो चीज़ करना चाहता है उसमें उसकी इंटरेस्ट हो और रुचि हो, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और दुनिया में एक बेहतर पोजीशंस पा सकता है। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।